हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले कमिंग एनिमे के एपिसोड 8 और 9 को। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि मास्टर चीफ अपने साथ किसी फेरी को लेके आए थे और फिर उन्होंने जयपिंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये वही लड़का है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सियान यान भी जयपिंदर के पास आ जाता है और कहने लगता है कि अब से मैं मास्टर हुआन का हाफ डिसाइपल बन गया हूँ। और फिर सियान यान कहता है कि मेरे ऊपर एक कंडीशन लगी है, अगर मैं ब्रिज को पार करता हूँ तो मास्टर मेरे हाथ और पैर को तोड़ देंगे। फिर हम देखते हैं कि चिंगफिंगर को उसकी बात समझ में नहीं आती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जेसन भी आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों वहीं पे घास में छुप जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सियान यान ब्रिज के सामने ग्रीट करने लगता है। देखकर सियान यान मजा लेते हुए कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन फिर चैपिंगर कहता है कि उसके साथ वाला आदमी बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सियान यान चैपिंगर की बात को नहीं मानता है और फिर चैपिंगर को समझाता है कि हम किसी परेशानी में आ सकते हैं, इसलिए चैपिंगर और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद चेंजिंग जयसिंह से बताता है कि ये टाउन तुम्हारा 3-4 सालों से है, भले ही कितनी ज़्यादा फ्लड क्यों न आ जाए, वो फ्लड इस ब्रिज को पार नहीं कर पाती है क्योंकि यहाँ पर सेंट के द्वारा एक तलवार लटकाई गई है जिसे कोई भी फ्लड्स पार नहीं कर सकती है। और फिर चेंजिंग बताता है कि ये शॉट कोई मामूली शॉट नहीं है, असल में इसे ड्रैगन एनर्जी को सेव करने के लिए लगाया गया था ताकि ड्रैगन एनर्जी पूल के बॉटम में ही रहे। इसके बाद जयसिंह पूछता है क्या वो रियल ड्रैगन सच में मर गया, जिसके बाद चेंजिंग जयसिंह को 3,000 साल पहले हुए ड्रैगन स्लिंग बैटल के बारे में बताने लगता है, जिसमें कि बहुत सारे कल्टीवेटर मारे गए थे, जिसमें कि बहुत सारे सेंट मास्टर और बहुत सारे ड्रैगन की मौत हुई थी। और फिर जयसिंह कहता है कि अगर रियल ड्रैगन बॉल में बदल गया तो क्या हुआ, असल में रियल ड्रैगन कई सालों तक बॉल में भी जिंदा रह सकते हैं। और फिर अचानक उसे याद आता है कि उसने इसे जीगुई के पास में देखा था और फिर उसे पता चलता है कि जीगुई भी एक ड्रैगन है। और फिर उधर हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे क्रैक आने लगते हैं और उसे देखकर जीगुई को समझ जाती है कि कुछ गलत होने वाला है। और फिर चेंजिंग जयसिंह को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए कहता है। इसके बाद चेंजिंग जयसिंह के एक और आदमी से केयरफुल होने के लिए कहता है, इस पे जयसिंह पूछता है कि वो कौन है और फिर वो कहता है कि मैं और डाली ने केवल 40 सालों में ही अपना पूरा साम्राज्य विकसित कर लिया था, जिसमें कि 12 कंट्री 125 सिटी तक हमारा साम्राज्य विकसित हो गया था, इसलिए आज इसमें आधा हक उसका भी होता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि कोई इन पर नजर रख रहा था जो इनके बारे में बताने के लिए गोसी के पास आता है। चेंजिंग जयसिंह से मिल गया है और फिर तीनों रिलीजियस और तीनों फैमिली के लोग बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाले हैं क्योंकि वो लोग इस चीज़ को यहाँ से लेके जाएंगे, जिसके सुनकर गूढ़ से अभी भी कुछ नहीं बोलता है। जिसके बाद इसका आदमी कहता है कि मास्टर ची अभी भी यहाँ से जाने वाला नहीं है। इसके बाद कहते हैं गूढ़ से उसे अपने आदमी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वो कहता है कि तुम लोग ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो और इसलिए जो कोई भी ट्रेंड के खिलाफ में जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की अपने फादर के साथ में चेंगपिंगर के लिए फीस को पका रही थी, जहाँ पर वो अपने फादर से पूछती है कि चेंगपिंगर को अपना डिसाइपल क्यों नहीं बना लेते। जिसके बाद उसका फादर कहता है कि भले उसके अंदर बहुत हिम्मत है लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है, अगर मैंने उसे अपना डिसाइपल बना भी लिया तो फिर भी वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर वो लड़की अपने फादर से फीस को ले लेती है और कहती है कि अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप उसके फीस को खाने के भी हक नहीं है। जिसके बाद उसके फादर को पता चल जाता है कि उसकी बेटी की मुलाकात चैम्पिंगर से हुई है। जिसके बाद उसका फादर कहता है कि तुम चैम्पिंगर से कभी भी मिलने की कोशिश मत करना क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद वो अपने फादर की बात सुन के रोने लगती है और फिर उसका फादर उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि चैपिंगर अपने घर में जाने वाला होता है और फिर तभी निंग के पंच चैपिंगर को लग जाता है, जिसे देखते ही निंग कहती है तुम तो वापस आ गए और निंग कहती है कि ये पंच टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद चैपिंगर उस बुक को लेने जाने लगता है और फिर निंग उसे कहती है ये चीज़ इतनी भी अच्छी नहीं है, तुम्हें इसके लिए मुझे थैंक यू कहना होगा। उसके बाद चैपिंगर कहता है कि ये बुक मुझे कुकन को वापस करनी है, जिसकी बात को सुनकर निंग काफी गुस्सा होने लगती है। इसके बाद चैपिंगर कहता है कि मुझे बुक पढ़ना नहीं आता, क्या तुम मुझे इस बुक को पढ़ के सिखा सकती हो। जिसके बाद निंग गुस्सा होकर यहाँ चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस टाउन में बहुत ही अजीब सी चीजें होने लगती हैं। जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं और वहीं हम उधर देखते हैं कि जी गुई जैसिंग के साथ में होती है। यहाँ हम देखते हैं कि आसमान में फिर से बहुत सारे क्रैक आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जी गुई चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाती है ताकि वो इसके बारे में कुछ कर सके। मगर हम देखते हैं कि जो आदमी यहाँ पर आया होता है वो उन्हें पावर का यूज करने लगता है, जिससे कि एक टाइगर के रूप में चेंज हो जाता है। और हम वहीं देखते हैं कि दूसरा आदमी भी यहाँ पर आ जाता है जो कि अपने पावर का यूज करके एक पगोड़ा के रूप में चेंज कर देता है। इसके बाद एक लड़की कहने लगती है कि तीनों रिलीजियस के कल्टीवेटर वो जरूरी चीज को लेकर चली गए, लेकिन फिर भी हमें डाली से परमिशन मिल गई है, लेकिन क्या हमें इसके लिए मास्टर ची को एक तरह से इग्नोर करना चाहिए। इस पे लड़का कहता है कि हाँ ये चीज थोड़ी सी अजीब है लेकिन इसकी वजह से हम अपने मास्टर को डिसऑबे नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की अपने पावर का यूज करने लगती है और यहाँ पर एक बैटल क्रिएट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ में कोई पावर आने लगती है जो कि किसी ट्रेजर के रूप में चेंज हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जी को इस बारे में बात करने के लिए लोकस ट्री के पास आ जाती है। इसके बाद वो कहती है कि वो सेंट तो बहुत ही ज्यादा
घमंडी है, क्या तुम इसके लिए मुझे ब्लेम करना चाहते हो? इसके बाद वो कहने लगती है कि इन 1000 सालों में तुम्हारे डिसेंडेंट को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है। इसके बारे में मैंने तो पहले कभी बात नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब इसका हिसाब किताब तो करना ही होगा। जिसके बाद जी गुई उस लोकस्ट ट्री से उसके 3 लीफ को मांगती है। अगर वो कहती है अगर तुमने मुझे 3 लीफ दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो कहती है कि तुम मुझ पर यकीन करो या ना करो, जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी मैं डाली के सरनेम को चेंज कर दूंगी। जिसके बाद वो काउसी के बारे में बात करने लगती है और वो कहती है कि वो किसी कंट्री का रियल किंग कैसे बन गया। और निंग जी गुई कहती है कि अगर मैं नहीं होती तो ये बहुत पहले ही फ्लड में बह गया होता। इसके बाद जी गुई कहती है कि लोगस लीफ तो एक अपॉर्चुनिटी के जैसे, इसलिए तो मुझे एक और लीफ क्यों नहीं देते। इसके बाद हम देखते हैं कि बैग में बहुत सारे लोकस लीफ आ गए होते हैं, लेकिन अभी भी जी गुई शांत होने वाली नहीं होती। जिसके बाद जी गुई कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये टाउन कोलैप्स होने वाला है? इसके बारे में ऑर्डिनरी लोग नहीं देख सकते, लेकिन कम से कम उस सेंट को तो इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद जी गुई कहती है कि बहुत जल्दी तुम भी हेवन और अर्थ के द्वारा डिस्ट्रॉय होने वाली हो। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी मौत नहीं मरोगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर ची भी इसकी बातों को सुन रहे थे और वो जी गुई से कहती है कि घर के छोड़ने के बाद तुम बहुत ही केयरफुल रहना। फिर हम देखते हैं कि जी गुई पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मास्टर ची वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी नज़र लोकस लीफ पे जाती है, जिसके बाद वो उसे खाती हुई यहाँ से ले जाती है, जहाँ पर निंग चैंपिंगर से कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है। फिर हम देखते हैं कि चैंपिंगर अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता है, इसलिए निंग गेट को बंद करने लगती है। इसके बाद चैंपिंगर कहता है कि मैं पंच टेक्निक को तो सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इसके बारे में सिखाओगी। और फिर निंग भी इसके रेडी हो गई थी और वो कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर निंग उसे पास से बुलाने लगती है, लेकिन चैंपिंगर अभी भी उसके पास में नहीं जा रहा होता है, जिससे निंग गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम मेरे हाथों से पिटना चाहते हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि निंग चैंपिंगर को कई सारी चीज़ों के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर चैंपिंगर बहुत ही गौर से निंग को देख रहा था। और जैसे ही निंग चैंपिंगर को देखती है, चैंपिंगर अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। जिसके बाद निंग उसे पंच टेक्निक के बारे में सिखाने लगती है और उसे कहती है कि इसे सेकेंड ऑफ माउंटेन के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद वो उसे धीरे धीरे करके सारी चीज़ों के बारे में बताने लगती है और फिर वो चैंपिंगर को बुक पढ़ कर समझाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं चैंपिंगर को एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो निंग से फिर से पूछने लगता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि निंग भी उसे इसके बारे में बताने लगती है, लेकिन ये बात को सुनकर चैंपिंगर वहाँ से दूर हट जाता है। इस पर निंग कहती है कि मैं तो केवल तुम्हें इसके बारे में बताने की कोशिश कर रही। जिसके बाद निंग उसे बताने लगती है कि ये पंच बहुत पावरफुल होते हैं। इसके बाद निंग इसे रिंग के लेवल के बारे में बताने लगती है। इसके बाद वो बताती है कि मार्शल आर्ट की दुनिया 9 रिंग में डिवाइडेड है। कुछ लोग तो मानते हैं कि इसके आगे एक 10वां रिंग भी है। उसके बाद हम देखते हैं कि निंग उसे एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर पहली रिंग फिजिकल ट्रेनिंग आती है और फिर वो फिजिकल ट्रेनिंग के 3 लेवलों के बारे में बताने लगती है। जिसके बाद निंग बताती है कि पहला रियलम मेम्ब्रॉयड रिलम है, जो कि बिल्कुल एक किलर बॉडी के जैसे होती है और यहीं से हमारी मार्शल आर्ट की जर्नी शुरू होती है। और फिर वो उसे दूसरी रिलम के बारे में बताती है, जिसे कि वुडन टायरिंग के नाम से जाना जाता है। जिसके बाद वो उसे थर्ड ड्रीम के बारे में बताने लगती है, जिसे कि मर्क्यूरी रिलम के नाम से जाना जाता है। और फिर वो बताने लगती है कि यहाँ का ब्लड बिल्कुल मर्क्यूरी जैसे हो जाती है। जिसके बाद वो इसे फोर्थ रिलम के बारे में बताने लगती है, जिसे कि हीरोइक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि निंग इसे एक एक करके सारी रिलम के बारे में बता रही थी, जिसे कि चैंपियन बड़े ही ध्यान से निंग को देख रहा था, उसके बारे में प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम अगले सीन में मास्टर ची को कुछ रील बनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर कोई आया था और वो कहता है कि तीनों फैमिली इसमें बहुत आसानी से कामयाब हो गए। वो उस चीज को भी लेके चले गए हैं। वो कहता है कि मैं भी माउंटेन जेट ब्लैक को लेने वाला हूँ और अब लगता है कि इस टाउन को ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो देखते हैं कि मास्टर ची को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। इसके बाद मास्टर ची उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। और फिर मास्टर कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें कभी उस लड़के के लिए बहुत बड़ी हैं क्योंकि वो अभी तो बहुत कमज़ोर है। और मास्टर चीज़ के बारे में चिंता करने लगते हैं और वहीं पे मास्टर उसे देखते हैं कि चैंपियन अभी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है, जहाँ पर कि वो इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। और फिर जिस पर चैंपियन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर ची ने कहा था किसी चीज़ के लिए इतनी आसानी से हार माननी नहीं चाहिए और अगर तुमने किसी चीज़ को डिसाइड कर लिया तो उसके लिए तुम्हें 1000 बार नहीं बल्कि मिलियन बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। तब इसे देखकर मास्टर ची भी मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि चैंपियन इतने सारे से हार नहीं मानेगा। फिर धीरे धीरे काफ़ी टाइम गुजर जाता है, जहाँ पर कि चैंपियन अभी भी हार नहीं मानता और वो अभी भी लगातार अपने प्रैक्टिस को कर रहा था। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।